हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के आज की इस धमाकेदार नए वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, 11th केमिस्ट्री के अंदर आपका दूसरा चैप्टर चल रहे थे, अशोक जी सर पढ़ा रहे हैं हमारे। तो लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। तो वो थोड़े उनके घर पे थोड़ी काम ज़्यादा होने के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण आ नहीं पाए, तो वो आते ही आपको दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। मैं आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और वो नया चैप्टर कौन सा है उसके बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर जो 11th क्लास के 2 पार्ट उस चैप्टर के ऊपर डिपेंड है 11th की, और 12th क्लास के भी कुछ चैप्टर उस लेसन के ऊपर डिपेंड है। तो मैं एक ऐसा कॉमन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो चैप्टर आपकी 11th को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा, 12th क्लास को उससे भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। और अगर आप IIT नीट में या फिर आप नेवी, एयरफोर्स, NDA किसी भी फील्ड में जाओगे आप, तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूँ, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, वो हर फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोले तो आपकी रसायन विज्ञान की जड़ है, और जड़ ही आपके जीवन का हर सिस्टम का क्या होता है, आधार होता है। प्यारे बच्चों, उस चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। क्या नाम है? तत्वों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक शब्द को समझेंगे। वो शब्द हमारा कौन सा है? वर्गीकरण। तत्वों को छोड़ो, एक बार जनरल एक वर्गीकरण शब्द को समझते हैं हम। वर्गीकरण क्या है? आप जब 10th क्लास के अंदर अभी पढ़ करके 11th क्लास में आए हो, तो 10th क्लास के अंदर 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। कितने प्रकार के बच्चे होते हैं? 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। शकल से नहीं, व्यवहार से 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक प्रकार का ये बच्चा है जो अपना जो स्टडी रूम है, इस स्टडी रूम के अंदर साइंस की जितनी भी बुक है, नोटबुक है, फेयर कॉपी है, साइंस से रिलेटिव एक निश्चित जगह पे रखी हुई है। इसी प्रकार मैथ्स की जो नोटबुक है, मैथ्स की किताब है, मैथ्स की जितनी भी सामग्री है वो एक फिक्स जगह पे रखी हुई है। इसी प्रकार SS की, इसी प्रकार हिंदी की जितनी भी सामग्री है, जितने भी पेपर है, जैसे हमारे आदर्श के अंदर ATS लगते हैं, महासंग्राम लगते हैं। उन ATS और महासंग्राम के बदौलत आपने देखा होगा पेपर में भी आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। तो ATS के पेपर, महासंग्राम के पेपर, हमारे स्कूल की जितनी भी नोटबुक्स है, जैसे मैथ्स की, साइंस की, इनको आपने अलग अलग कॉलम में रख दिया। दूसरे प्रकार का ये आलसी बच्चा जो सो रहा है, अभी तक भी बैठ रहा है, पढ़ा रहा हूँ फिर भी देखो ऐसे मुँह कैसे करके बैठा है अभी तक। ये बच्चा क्या करता है, जितनी भी SS, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, उन सभी को एक अलमारी के अंदर एक साथ रख दिया ऐसे। अब हमारी आदर्श की परंपरा है, जितने भी टीचर्स होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले क्या करते हैं, घर घर जाकर पढ़ाते हैं। आपको भी फाइनल पढ़ा है, कोई भी दिक्कत होती है उसको घर पे ही सॉल्यूशन करवाया जाता है, घर पे जाकर के बताया जाता है। 24/7 ये सेवा रहती है। तो प्यारे बच्चों, घर जैसे ही टीचर इन दोनों बच्चों के घर पे पहुंचा, सबसे पहले इस बच्चे के घर पे पहुंचा। इस बच्चे के घर पे पहुंचते ही सर ने बोला, जैसे मैं ही गया, कि फटाफट खड़ा हो, साइंस की किताब लेकर आ। तो ये आलसी भाई है, ये इस स्टडी रूम के अंदर जाता है और सभी किताबों को खंगोलता है। कभी देखता है, कभी संस्कृत निकलती है, कभी नोटबुक निकलती है, कभी पेपर निकलता है, कभी किसी की लिखती है, और लास्ट के अंदर एक साइड के अंदर साइंस की बुक मिलती है और साइंस की बुक लेकर आता है। ये काम करने में इसको लगभग 10 मिनट का समय लग गया। सर ने कहा कि यार बहुत टाइम लगवाया ना। दूसरा, इस बच्चे के घर पे जब गए तो इस बच्चे को जब जैसे बोला गया कि साइंस की किताब लेके आ, तुरंत वो 1 मिनट में साइंस की किताब लेकर आ गया। समझना आप मैं क्या बता रहा हूँ। वर्गीकरण इस बच्चे ने अपनी किताबों को एक, जितनी भी समान गुण धर्म वाली किताब है, उनको एक निश्चित स्थान पर रख दिया। जैसे ही वो रूम के अंदर एंट्री किया, उसे पता था कि उस जगह पे साइंस की किताब है। साइंस की किताब को उठाया और सर को ला करके दे दिया। और ये आलसी बच्चा है, इस बच्चे ने सभी किताबों को एक साथ रखा हुआ है, मिक्स रखा हुआ है। तो उसको एक एक किताब देखनी पड़ी कि कौन सी साइंस की है, कौन सी मैथ्स की है, कौन की SST है। इसका मतलब ये तो काम है कठिन, जटिल, और इसने कौन सा काम कर दिया? सरल। नाम क्या आया? कठिन। दूसरा क्या आया? सरल। कोई भी पदार्थ हो,
कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामग्री हो, उनको समान गुण धर्म वाले पदार्थों को आप एक समूह में अगर रख देते हो तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण हमेशा कठिन चीज़ को क्या करता है? सरल में बदलता है। समझ में आ गया आप? वर्गीकरण जैसे रसोई के अंदर आप जाते हो, अगर रसोई के अंदर क्या होता है? मसाला होता है, चाय, धनिया पाउडर, हल्दी जो भी है, इसके अलावा थाली होती है, चम्मच होती है, इसके अलावा गैस, चूल्हे या फिर सब्जियां होती है, उन सबको एक मतलब अव्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। अब आपकी माताजी आपको बोलेगी कि चल मसाला लेके आ, धनिया लेके आ, तो आप पूरी रसोई में ढूंढोगे कि धनिया कहाँ पर रखा हुआ है। दूसरे घर के अंदर एक रसोई के अंदर, जैसे ये हमारी रसोई है, इस रसोई के अंदर फिक्स एक कोने के अंदर टेबल बनाई हुई है, उसमें मसाला है, हल्दी है, मिर्च है, धनिया है। एक टेबल बनाई हुई है रसोई, इसके अंदर क्या है? थाली और चम्मच रखी हुई है, एक साइड में सब्जियां रखी हुई है। तो जैसे ही मसाले का बोलेगा तुरंत वो मसाले वाली साइड में जाएगा, इस साइड में इसका ध्यान ही नहीं रहेगा, वहाँ से जाकर के धनिया उठा करके लाएगा और तुरंत 1 मिनट लगेगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? पदार्थों को, आपके 12th में भी वर्गीकरण और बायो में भी वर्गीकरण आपके शब्द है वर्गीकरण। तो आपको एक बार अपने दिमाग के अंदर इस प्रकार की बात सेट करनी है कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है समान गुण धर्म वाले पदार्थों को, समान गुण धर्म वाली वस्तुओं को, समान गुण धर्म वाले तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक समूह में व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करके ताकि उनका हम क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से अध्ययन कर सके, यही वर्गीकरण शब्द का अर्थ है। बस शब्द जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ से हम लेसन स्टार्ट करते हैं, अभी तक लेसन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब इसको समझना आप लोग अच्छे से। 10th क्लास में आपने इसका बेसिक बहुत ही मजबूती से पढ़ा है और उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए 11th क्लास को हम उससे भी ज़्यादा मजबूती से पढ़ेंगे, तब जाकर के हम आगे जाकर के बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। राइट? तो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा मजबूत होने के लिए हमें अब इसको अच्छे और मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जब 1800 की सन चल रही थी, उस टाइम आप और हम जिंदा नहीं थे, किताबों में लिखा गया है, उसको हमने और आपने, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ और हमने पढ़ लिया है। 1800 के अंदर दुनिया के अंदर 31 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिली थी। 1800 की शताब्दी चल रही थी ना उस टाइम। समय की घड़ी बढ़ती गई और समय बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँच गया? 1865 तक। समझना आप लोग, 1865 तक ये 31 से 65 तक इनकी संख्या बढ़ गई। किनकी संख्या? तत्व की। यानी 1800 तक कितने तत्व की खोज हुई थी? 31 तत्व की। 1865 तक कितने तत्वों की खोज हुई थी? 63 तत्वों की। और वर्तमान में जो 2020 चल रहा है, वर्तमान आते आते 118 तत्व से ऊपर की जानकारी मिल चुकी है। समझ सकते हो आप? 118 से ज़्यादा तत्वों की जानकारी मिल चुकी है। अब देखना आप लोग, बहुत सारे तत्वों का अध्ययन करना, अलग अलग अध्ययन करना कितना कठिन काम है। आपको कोई साइंटिस्ट, आप जब आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हमें मान लीजिए कॉपर के समान गुण धर्म वाला एक तत्व चाहिए। किसके समान गुण धर्म वाला? कॉपर के। तो हम 118 में से कॉपर को निकाल दिया, 117 तत्वों का अध्ययन किया, तब हमें निकल कर आया हमारे सामने कि कॉपर के समान गुण धर्म वाला तत्व X है। कितना टाइम लगा? घंटे, दिन, महीने तक का समय लग गया। दूसरा कारण क्या हुआ? इन 118 तत्वों में से कुछ जिन जिन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान हैं, 118 तत्वों से अधिक में से जिन जिन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में समानता है, उन तत्वों को एक साथ रख दो, एक समूह में रख दो। जिससे बताओ कितना आसान काम हो गया कि अगर आपको कॉपर के समान जितने भी तत्व हैं उनको एक समूह में रख दिया, सोडियम के समान जितने भी तत्व हैं उनको हमने एक समान रख दिया, तो जैसे ही हमें सोडियम से समानता रखने वाले तत्व की आवश्यकता है, हम तुरंत गए और उससे एक समूह के अंदर हमें ढूंढना है और उस तत्वों को पकड़ करके ले आए। तो सरल काम है कि जटिल काम है? सरल काम है। तो आपको यूँ लिखना है 11th क्लास वाले बच्चों को कि वर्गीकरण क्या है। ये क्वेश्चन स्टार है, इसके अंदर लिखना है सन 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे, 1865 तक 63 तत्व ज्ञात थे,
वर्तमान में 118 तत्व हैं। इन सभी तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है। इन तत्वों की भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की समानताओं के आधार पर इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया ताकि तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन हो सके। भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों का अच्छे से जानकारी मिल सके। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ हो, असमान गुणधर्म वाले तत्व अलग अलग हो। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्गीकरण समझ गए होंगे। बस वर्गीकरण का मतलब यही होता है। प्यारे बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण करने का सबसे पहले प्रयास किया था फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। कोई किताबों में लेवोसियर लिखा जाता है, कोई लेवोसियर लिखते हैं। तो लेवोसियर क्या है? रसायन विज्ञान का पितामह है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान का कौन है, जीव विज्ञान का कौन है, क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो तो आपको एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं बेसिक से कर रहा हूँ। रसायन विज्ञान का जो फादर है वो लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोसियर ने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण के बारे में प्रयास किया था। लेवोसियर ने तत्वों को क्या किया? 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग मेटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं धातु। दूसरा भाग नॉन मेटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधातु। तो बताइए, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? धातु और अधातु के आधार पर। अब आपको जानना चाहिए कि यार धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। 10th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, फिर भी हमें इसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि यार क्या धातु होता है, क्या अधातु होता है। मान लीजिए मैं एक पदार्थ हूँ। अगर मैं पदार्थ हूँ तो फाइनली मैं परमाणुओं से मिलकर बना हूँ, और अगर मैं परमाणुओं से मिलकर बना हूँ तो फाइनली मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे अंदर फाइनली इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अगर मैं त्याग दूँ, किसी और को दे दूँ, भामाशाह बन जाऊँ, प्रताप नहीं भामाशाह है, भामाशाह अगर बन जाऊँ, मैं दातार बन जाऊँ, तो मैं क्या हूँ? धातु हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो कितनी सरल डेफिनेशन हो गई। कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कैसे? ऐसे एक हमारे पास सोडियम है। सोडियम आपको पता है कितने नंबर पे है बच्चों? 11 नंबर पे है। उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ क्या होती है? बराबर होती है। आपको किसी ने बोल दिया कि सोडियम 11 नंबर पे है, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो उसका आंसर होगा कि सर इलेक्ट्रॉन भी 11 है। कॉमन चीज़ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। बताइए सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? तो आप बता दोगे कि सर प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो आप बोल दोगे सर कि इसका परमाणु क्रमांक या नंबर है वो भी कितना है? 11 है। समझ में आ गया? सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने होते हैं? 1। ये आपने सेकंड चैप्टर से सीखोगे, 10th में सीखा हुआ आपका। पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखाएंगे, उस समय भी आपके ये आ जाएगा सारा। तो मेरे पास में एक सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। बाहरी कोश के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि कोई भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऊर्जा देकर के, ऊर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और ये क्या होता है? धनावेशित होता है। ऋणावेशित और धनावेशित के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इस आकर्षण को तोड़ने के लिए, फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने के लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मतलब बल देकर के इसको विस्थापित करना पड़ेगा, और वो वर्क किया जाता है एनर्जी के रूप में। तो इसको ऊर्जा देकर के हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? बाहर किया। तो जो सोडियम भाई साहब थे हमारे,
इन सोडियम भाई साहब से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पृथक हो गया, और ये सोडियम भाई साहब किस में चेंज हो गया, Na+ में। यही तो बात कही मैंने। जैसे मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूँ, तो इलेक्ट्रॉन मैं कब दूंगा, जब मैं दातार हो जाऊंगा, यानी मैं धनायन होऊंगा, मेरे पास धन होगा तभी तो मैं पैसे दूंगा ना, ऐसे थोड़ी दे दूंगा मैं। तो धनवान के ऊपर क्या लगता है, हमेशा प्लस ही लगता है। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए 1 प्लस लग गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 प्लस लग जाता, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो बताइए धातु है कि नहीं है, सोडियम धातु है। ठीक इसी प्रकार से अधातु, अधातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। भामाशाह है क्या था, धातु मान लीजिए, और प्रताप ने उससे धन लिया था तो वो क्या है, नॉन मेटल, अधातु। ऐसे समझ सकते हो आप। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे है, 17 नंबर पर। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं भाई, 17। इसमें धनावेशित भी कितने हैं भाई, 17 है। सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको आता ही है, 2, 8 और कितना है भाई, 7 है। अब आपको पता है 2, 8, 7 है, तो ये अपना बाहर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। तो Cl+1 इलेक्ट्रॉन ये किस में बदल गया बताइए, Cl- में बदल गया। ये होगा क्लोराइड, जिनके ऊपर नोट करते जाओ आप, क्योंकि आपका बेसिक है ये। जिन तत्वों के ऊपर माइनस आवेश होता है उसके अंत में आइड लगता है। जिन तत्वों के सिर के ऊपर क्या होता है, ऋण होता है, उसके अंत में आइड लगता है। इसीलिए देखो क्लोराइड Cl को बोलते हैं फ्लोराइड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सल्फाइड, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। तो सोडियम को तो आपने सोडामाइड नहीं बोला कभी, मैग्नीशियम को तो मेगामाइड नहीं बोला। वाई रीजन, जिसके ऊपर माइनस लगता है वो क्या होता है, उसके अंत में आइड लगता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया आपका अधातु। तो हम आपको बता रहे हैं लेवोसियर ने, आप लिख सकते हो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास लेवोसियर ने किया था। और किस आधार पर किया था, धातु व अधातु के आधार पर किया था। तो प्यारे बच्चों धातु किसे कहते हैं, तो मैं नीचे लिखता हूँ। धातु का मतलब होता है वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सारे क्या है, धातु। और अधातु जैसे क्लोरीन, जैसे सल्फर, जैसे फास्फोरस, जैसे फ्लोरीन, ये सारे क्या है, अधातु। और यहीं से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके तो सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर ने किया था। क्वेश्चन आ गया, लेवोसियर ने किस आधार पर किया था, धातु और अधातु के आधार पर। यार धातु क्या होता है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं बताइए, त्यागते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। कमोन, जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सारे। और दूसरे कौन से हो गए, जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कौन से हो गए, अधातु। धातु अधातु के आधार पर तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया। अब देखो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी फेल हो गया। जब फादर फेल हो जाता है ना, तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने पिता की सहायता करनी पड़ती है। हमारा धर्म भी है, कर्म भी है, इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, लेवोसियर भाई साहब जो केमिस्ट्री के पितामह है वो फेल हो गए थे। और फेल क्यों हुए, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया था कि हे लेवोसियर जी, आपने बताया कि धातु और अधातु के आधार पर सर्वप्रथम पदार्थों को वर्गीकृत करने का प्रयास वास्तव में सराहनीय है, लेकिन हम सुन रहे हैं एक नई आत्मा का नाम, वो है उपधातु। कौन है, उपधातु। और आपने सीखा है वे पदार्थ जिनमें धातु का भी गुण पाया जाता है, जिनमें अधातु का भी गुण पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं बताइए, उपधातु कहते हैं। तो बताइए फिर उपधातु के बारे में आपका क्या विचार है। इसलिए उपधातु के बारे में ये जो सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये उपधातु के बारे में जानकारी नहीं देता है, इसलिए ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपके दिमाग में आ गई होगी मेरी बात कि सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, धातु और अधातु के आधार पर किया गया था। प्यारे बच्चों, अब दूसरा वैज्ञानिक आया था प्राउट। कौन सा वैज्ञानिक था, प्राउट। देखो इन सब वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत थे वो फेल हो गए थे, लेकिन
हम सब लोग इनके ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि उस ज़माने के अंदर जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था, उस ज़माने के अंदर ये सारी चीज़ें सोचना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इसलिए हम जो फेल हुए हैं, जैसे 10th में पढ़े थॉमसन का मॉडल फेल हो गया था, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, उसी के समान में प्राउड ने एक बहुत ही बकवास बात बताई थी, बिल्कुल बकवास बताई थी। प्राउड ने क्या कहा था? प्राउड ने एक बात बताई थी बच्चों, वो बात ये थी कि सभी तत्व हाइड्रोजन के संगठन या सभी तत्व हाइड्रोजन से बने हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। संगठन बोला गया था, ऐसे लिख सकते हो आप। प्राउड ने बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं। प्राउड ने क्या बताया? सभी तत्व किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से। आप बेस स्टार्ट से चालू करोगे तब आगे जाकर के एकदम क्लियरिटी एकदम समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि यार कहाँ से ये प्रारंभ हुई है। प्राउड ने एक बात बताई थी, फालतू बात बोल सकते हैं हम, उसने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आयरन भी एक तत्व है, क्या हाइड्रोजन से बना है? नहीं बना है। ये बात सत्य है कि असत्य है? असत्य है। दूसरी बात उसने क्या कही लोगों को कि देखिए भाई लोगों, जो तत्व का भार होता है ना, किसका भार होता है ना? तत्व का भार, ये किसके होते हैं? हाइड्रोजन का भार होता है ना, उसका क्या होता है? गुणज होता है। तत्व का भार पूर्णांकों इंटू हाइड्रोजन का भाग, यानी अपन किसी तत्व के पूर्णांक का मतलब पॉइंटों में नहीं लेना आपको, 1 2 3 4 5 6 ये होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्णांक है, ऐसे नहीं है कि 1.5, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये बात प्राउड ने बताई थी कि सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं। दूसरी बात उसने बताई थी कि तत्व का भार होता है n इंटू हाइड्रोजन का भार, यानी जितने भी तत्व आएगा उनका भार हाइड्रोजन का पूर्ण गुणज होगा। अब देखना आप लोग क्या सिस्टम होगा यहाँ पे, क्या ये बात सत्य है? अभी मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया था। आप बताइए क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है? 35.5। बताइए पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम प्राउड की बात मानते तो हाइड्रोजन का भार तो कितना होता है? 1। या तो 1 को हम किससे गुणा करते? 35 से गुणा करते, तब जाकर के क्लोरीन का द्रव्यमान आना चाहिए था। यहाँ पर हम किसको करते? 1 से 36 को गुणा करते, तब क्लोरीन का द्रव्यमान कितना आना चाहिए था? 36। लेकिन क्या 35 और 36 क्लोरीन का द्रव्यमान है? नहीं। कितना है द्रव्यमान? 35.5 है। तो क्या पूर्णांक है? नहीं है। तो क्या बात सत्य है? नहीं है। तो प्राउड है वो भी क्या हो गया? यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो प्राउड, ये बातें ध्यान में होनी चाहिए आपके, जनरल लिख सकते हो आप कि प्राउड ने क्या कहा? सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं और तत्वों का भार होता है वो हाइड्रोजन के भार का पूर्ण गुणज होता है। अब इसकी कमियां क्या हुई? बस ये जो बताई थी उसकी उल्टी लिख दो, सभी तत्व हाइड्रोजन के नहीं बने होते हैं। दूसरी कमी क्या हुई? जैसे क्लोरीन के द्रव्यमान है 35.5, जो हाइड्रोजन के भार का पूर्ण गुणज नहीं है, पॉइंटों में है। राइट, तो इस प्रकार से लेवोसियर भी आपका क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। प्राउड भी फ्लॉप हो गया। प्राउड ने हालांकि वर्गीकरण के संदर्भ में नहीं बताई थी, थोड़ी बातें मिक्सिंग बताई थी। अब यहाँ से आपकी जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी 11th केमिस्ट्री का आगाज़ और स्टार्ट है। 10 मिनट आप ध्यान से, गौर से, अच्छे से इसको समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। 10th क्लास में भी आप कुछ पढ़े हो। अगला वैज्ञानिक हमारा जो आया था उसका नाम था डोबे राइनर। क्या था? डोबे राइनर। समझना आप, अगला वैज्ञानिक वो 2 फेल होने के बाद में किसने कोशिश की थी? डोबे राइनर ने तत्वों की वर्गीकरण की कोशिश की थी। अब इसको ध्यान से समझना, डोबे राइनर ने क्या किया? ऐसा क्या काम किया डोबे राइनर ने? डोबे राइनर ने पहला तो ये काम कर दिया कि उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए। डोबे राइनर ने क्या किया? 3 तत्वों के क्या बनाए बताओ? 3 तत्वों के समूह बनाए। ठीक है बच्चों। दूसरा काम डोबे राइनर ने क्या किया? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। तत्वों को क्या क्या बताइए? परमाणु
द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। कितनी सिंपल बात है। डोबेराइनर भाई साहब जी आए थे, उन्होंने तीन तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए और तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के कौन से क्रम में रखा था? बढ़ते क्रम में रखा था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। डोबेराइनर जी ने तीन तत्व लिए, वो थे लिथियम, दूसरा था सोडियम, तीसरा था पोटेशियम। ध्यान रखना, इन तीन तत्वों के समूह को डोबेराइनर ने क्या कहा था? त्रिक कहा था। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डोबेराइनर का त्रिक किसे कहते हैं? डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहते हैं, और त्रिक के जो तत्व है उन तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के भार में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। लिथियम का द्रव्यमान 6.9 होता है, समथिंग 7। सोडियम का 22.9 यानी लगभग 23, और पोटेशियम का कितना होता है? 39। सिंपल सी बात है। डोबेराइनर जी ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। डोबेराइनर जी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा। देख सकते हो आप 7, 23 और 39। और अब देखिए आप मजे की बात, उन्होंने कहा कि पहले तत्व को मानो A, दूसरे को मानो B और तीसरे के मानो C। तो उन्होंने क्या बात बताया कि A और C का जो द्रव्यमान है उनका एवरेज है वो किसका द्रव्यमान होगा? B का होगा। M का मतलब द्रव्यमान, यानी जो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान है वो अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। प्यारे बच्चों, कैसे औसत ज्ञात करते हैं समझना एक बार, बाद में लिखना आप लोग। कैसे समझोगे आप लोग? यानी हमें B तत्व का द्रव्यमान देखना है, तो B तत्व कौन है बताइए? सोडियम। A तत्व कौन है बच्चों? लिथियम। C तत्व कौन है? पोटेशियम। बटा कितना करना आपको? 2। लिथियम का द्रव्यमान कितना है भैया? 7। पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का आपका है 39। बटा कितना हो गया? 2। सोडियम का कितना दिया हुआ है? 23। अब आप देखिए इधर 23 इज इक्वल टू 39 और 7 कितने होते हैं? 46 बटा 2। 23 इज इक्वल टू 46 में 2 का डिवाइड करो, कितना आ गया? 23। LHS इज इक्वल टू RHS। देख सकते हो आप, B के द्रव्यमान के बराबर पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान आया कि नहीं आया? यस आया। यही डोबेराइनर का सिद्धांत था। वापस देखो क्या सिद्धांत था। डोबेराइनर ने कहा कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखने पर पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग क्या होता है? बराबर होता है, जिसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। एक और देखते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन कितना है द्रव्यमान? 35.5। ब्रोमीन का कितना है? 80। आयोडीन का कितना है? 127। सिंपल सी चीज़ है। अब बताइए डोबेराइनर ने क्या कहा? तीन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रख दिया। क्या हुआ? डोबेराइनर ने क्या कहा? तीन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। आप देखो आप लोग, उन्होंने कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है? ब्रोमीन। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का पहला कौन सा है? क्लोरीन। और तीसरा कौन सा? आयोडीन। क्लोरीन प्लस आयोडीन के औसत का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? 2। इसके बराबर होगा। ब्रोमीन का द्रव्यमान बताओ? 35.5 बराबर क्लोरीन का द्रव्यमान, ब्रोमीन का द्रव्यमान कितना है बताओ? 80। 80 के बराबर आना चाहिए। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है? 35.5 प्लस आयोडीन का कितना है? 127 बटा 2। तो आप देख सकते हो 80 बराबर 127 और 35 कितने होते हैं? जोड़ लो आप लोग। 120 और 30 150, 7 और 5 12, 152.5 मेरे हिसाब से, तो है ना।
165 162.5 हो गए क्या? 127 और 35.5, 162.5 बटा कितने हो गए? 2। अब इन आप सरल करोगे इनको तो कितने हो गए? 81.25। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? लगभग इसके क्या आ रहा है बताइए? बराबर आ रहा है। तो लगभग इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या था? डोबेराइनर का सिद्धांत था। तो आपने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले देखा लेवोशियर। लेवोशियर ने धातु और अधातु के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया। प्राउट ने हाइड्रोजन के बारे में बताया। फिर आपने देखा डोबेराइनर का, और डोबेराइनर ने क्या बताया? डोबेराइनर ने आपको लिखना है 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहते हैं। त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग क्या होता है? बराबर होता है, जिसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखो डोबेराइनर के सिद्धांत की भी कुछ कमियां निकली है। कमियां क्या निकली? कमी ये है कि उन्होंने केवल 3 ही त्रिक बनाई। 3 त्रिक के बाद में ये सिद्धांत असफल रहा। यहाँ पे डोबेराइनर भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ओके, अब मैं आपको लास्ट एक चीज़ और बताऊंगा। अब अगला जो साइंटिस्ट आता है वो आता है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर अभी आप नए नए आए हो, तो आपको पता है ये 10वीं से जुड़ी हुई चीज़ है और न्यूलैंड्स, और इसलिए और आगे आपके ज़्यादा पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं बेसिक चीज़ों के ऊपर ही आधारित है। इसलिए तब तक आपकी 11th की केमिस्ट्री या कोई भी केमिस्ट्री हो तब तक आपके समझ में नहीं आएगी जब तक आप बेस उसका नहीं देख पाते हो। इसलिए आज वाली चीज़ें वो बेसिक चीज़ें हैं। क्यों बनी है, वर्गीकरण क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, क्यों ऐसा साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि वर्गीकरण किया जाए तत्व का, और क्यों एक पे एक वैज्ञानिक है उनकी कमियां खोज करके नया सिद्धांत देने लग गए। अब है न्यूलैंड्स का सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने एक, जो हमारे देश के अंदर मान लीजिए एक धुन चलती है, संगीत की धुन, वो कौन सी है? सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, राइट? यही है। 4-5 मिनट और लगेगी, ठीक है? सारे गा मा पा धा नी सा। अब देखो इसमें मान लीजिए मैंने सा को क्या किया है? पहला वर्ड माना है। सिंपल सी चीज़ है। सा को क्या माना है? पहला वर्ड। तो प्यारे बच्चों, पहले सा से गिनती स्टार्ट करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वें में वापिस सा आ रहा है। बताइए पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले वर्ड से 8वें की। अगर मैं रे से गणना स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वापिस कौन सा आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, यानी वापिस 8वां शब्द कौन सा आ रहा है? रे। गा से स्टार्ट करो तो गा से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हर 8वां तत्व है वो पहले तत्व से समान आ रहा है स्वर में। वैसे ही न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। और किन किन तत्वों को रखा? उन्होंने रखा जैसे सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन अक्रिय तत्व उस समय खोज नहीं हुई थी। इसके पश्चात सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके पश्चात क्लोरीन के पश्चात ऑर्गन अक्रिय तत्व खोज नहीं हुई थी, और फिर पोटेशियम और कैल्शियम। बस सिंपल से उसने टेबल बनाई थी। ये कौन सी टेबल थी? न्यूलैंड्स ने सारे गामा पा धा नी सा संगीत के स्वर पर तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अब देखना आप लोग, समझना इसमें उसने क्या किया। उसने कहा कि जिस प्रकार संगीत के अंदर प्रत्येक 8वां स्वर पहले स्वर से संबंधित है, ठीक इसी प्रकार से रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी तत्व है वो 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता रखता है। कैसे रखता है? जैसे सा से वापिस क्या रहे? सा। अब लिथियम से आप स्टार्ट करो, और जब आप लोग लिथियम से स्टार्ट करोगे
तो लिथियम से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां तत्व कौन सा आ रहा है? अभी सोडियम आ रहा है। देखो लिथियम से 1 2 3 4 5 6 और 7, 8वां तत्व सोडियम आ रहा है। अब उसने लिथियम और सोडियम की तुलना की, उसने देखा कि लिथियम किन किन अन्य तत्वों के साथ क्रिया करता है, फिर देखा कि सोडियम किसके साथ क्रिया करता है। उन्होंने देखा कि लिथियम है उस धातु का रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर सोडियम की देखी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, लगभग समान मिली। आपने 10th में सीखा है, 11th में भी सीखोगे। लिथियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, LiCl, यस या नो? यस। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, NaCl, सेम है। देखो क्लोरीन सिमिलर है ना। आप देख सकते हो लिथियम ब्रोमाइड का सूत्र बताओ, LiBr, सोडियम ब्रोमाइड का बताओ, NaBr। बताओ इनकी प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है। अब सोडियम से वापस गणना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सोडियम से 8वां तत्व कौन आ रहा है? पोटेशियम। तुलना करो आप, पोटेशियम की क्लोरीन के साथ क्रिया से क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड। ब्रोमीन से क्या बनता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। बताइए ये तीनों तत्वों में गुणों में समानता है कि नहीं है? यस या नो? यस। आगे देख सकते हो, जैसे मैं बोरोन की चर्चा करूं, कार्बन की करूं, किसी की कर लो चाहे, जैसे नाइट्रोजन की करूं, नाइट्रोजन से आप गणना स्टार्ट करो। नाइट्रोजन से 8वां तत्व कौन सा है? देखो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन से 8वां तत्व फास्फोरस आ रहा है। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NH3 बनाता है, और फास्फोरस भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके PH3 बनाता है। आप देख सकते हो नाइट्रोजन भी बाहरी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फास्फोरस 15 नंबर पे होते हैं, इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हो नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है? साझा करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहता है। क्या होता है ये बताएंगे आपको। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रख सकता है। फ्लोरीन में देख लो चाहे, फ्लोरीन से 8 गणना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ रहा है? क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के गुणों में क्या होगी? समानता। अब देखो आप, न्यूलैंड्स ने संगीत के स्वर के अनुसार बताया कि जिस प्रकार संगीत के स्वर में प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता रखता है, ठीक उसी प्रकार से तत्वों के अंदर भी प्रत्येक 8वां तत्व है वो पहले तत्व से गुणों में समानता रखता है, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो अब इसको लिखोगे कैसे? न्यूलैंड्स के अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम है, इनका द्रव्यमान बढ़ता क्रम है। लिथियम का 7 है, इसका 8 है, 9 12 कार्बन का, नाइट्रोजन का 14 बढ़ता क्रम है। बढ़ते क्रम में रखने पर प्रत्येक 8वें तत्व को प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता रखता है, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इसकी कमियां में आपको क्या लिखनी है? इसका सिद्धांत कैल्शियम तक ही ठीक से लागू हो पाया, पहली कमी। दूसरी कमी, इसका सिद्धांत केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाया। तीसरा सिद्धांत, अक्रिय तत्वों का पता नहीं चला, यानी इन्हें अक्रिय तत्वों का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से आपकी ये जो स्टार्टिंग केमिस्ट्री हमारा जो तीसरा लेसन है, तत्वों का वर्गीकरण है, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तत्वों के वर्गीकरण के अंदर हमने लेवोशियर, प्राउट और हमने डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है। और अब हम यहाँ से मान लीजिए इस लेसन की शुरुआत है, और किस प्रकार से हम आगे का जो टॉपिक है जिसमें इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, धन्यवाद।